Hello everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing chapter 4 of chemistry segment of class 9th which name is structure of atom. Okay, so in this video we will talk about the structure of atom. Atom कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा एटम्स होता है वो क्या होता है, वो नॉन डिविजिबल होता है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का. So let's start for the today's session. हमने लास्ट अपने वीडियो में जो इसका प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है. उसमें हमने देखा था कि डाल्टन्स ने डिफाइन किया था जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर का. ठीक है, बट यहां पे हम देखेंगे कि जो डाल्टन्स की ये थ्योरी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए. वो क्या हुआ, जब भी हम अपने चारों तरफ मटेरियल्स को देखते हैं, मैटर्स को देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं. तो हम क्या कहें, उनके अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, वो है एटम्स. तो इसका मतलब क्या है, एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, वेरी करता है. वेरी हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, तो यहां पे हम उस रीजन को समझेंगे और देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फर्दर डिविजिबल होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. अगर हम क्या करें, ड्राई हेयर को लें और उसको क्या करें, कॉम्ब करें, तो वहां देखेंगे हमें हेयर में क्या लगेगा कि चार्ज बिल्डअप हुआ है. ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अगर हम क्या करें, ग्लास रॉड को लें, कोई रॉड जो किससे बना हो, ग्लास से बना हो, उसको हम क्या करें, सिल्क क्लॉथ को लेकर उसके ऊपर रब करें, तो वहां भी हमें क्या शो होगा कि वहां भी चार्ज बिल्डअप होगा. तो ये दो एग्जांपल हम मेन देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब जो एटम्स होते हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, और अभी तक जो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था, जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का. तो यहाँ पे जो डाल्टन का ये थ्योरी था वहां पे क्या आ गया, एक ड्रॉबैक आ गया कि ये जो उसका कहना था, पोस्टुलेट था, वो सही नहीं था. एटम्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ साइंटिस्ट ने उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको डिफाइन किया. ठीक है, तो आज हम वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, तो इसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं उनको अभी तक हमने क्या कहा था कि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मैटर का. ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, जो एटम्स होते हैं इट इज डिविजिबल. वो क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डिविजिबल होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, अभी हमने बात की कि काफी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेसिस पे उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को डिफाइन किया. तो उसमें जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले जो डिफाइन किया गया चार्ज पार्टिकल्स, वो किसके थ्रू डिफाइन हुआ है, वो हुआ है थॉमसन्स मॉडल के थ्रू. ठीक है, एटम्स को डिफाइन करने के लिए कि एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई, और उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहा गया, एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम.
किसी भी एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ मॉडल्स के थ्रू, एटॉमिक मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला मॉडल जो था वो क्या था, थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल में देखा गया, क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल में कहा गया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। क्या होता है, एक एटम जो होता है वो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होता है, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का एक क्या होता है, स्फीयर होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट स्फीयर। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है उस स्फीयर के अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर बना के समझ सकते हैं कि एक ये क्या है, स्फीयर है और स्फीयर के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसको हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन को जब कट किया जाता है तो वहां पे वो एक शेप, इस टाइप का एक शेप बनता है जिसमें कि जो रेड पार्टिकल होते हैं, रेड जो पोर्शन होता है पूरा वाटरमेलन का, उस रेड पोर्शन को हम मान सकते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, स्फीयर है। और उसके अंदर जो सीड्स हमें दिखाई देते हैं वो क्या हम मान सकते हैं कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल सेट किया किसके लिए, कि हमें पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक वाटरमेलन स्ट्रक्चर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया थॉमसन मॉडल में, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं स्फीयर के अंदर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, उनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो वहां पे जो वो स्फीयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस द एटम्स आर एज होल इन इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका देखेंगे एक कि ड्रॉबैक होगा, कि वो क्या ड्रॉबैक है उसको समझते हैं। ड्रॉबैक मीन्स कमी है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए साइंटिस्ट के थ्रू उसमें कुछ कमियां भी निकलती हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वो कमी क्या थी, ऑल्दो इट एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर न्यूट्रल, बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थॉमसन मॉडल। तो उसमें क्या हुआ, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब जो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा मॉडल होगा वो होगा रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल कैसे आया, और इस मॉडल को आने के बाद बताया गया जो थॉमसन का मॉडल था उसमें कमी थी, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हुए साइंटिस्ट के थ्रू जिसको कि फुलफिल नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसने कैसे कहा एटम को, ठीक है। तो क्या किया गया था, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड क्या लिया था, शीट ली थी, फॉयल लिया था, गोल्ड फॉयल, बिल्कुल ही थिन होते हैं गोल्ड फॉयल, और उसको और ज्यादा थिन लिया गया था। और थिन लेने के बाद क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल्स को लिया गया था और स्ट्राइक किया गया था किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उनके थ्रू। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, क्यों किया था, उसको आज हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा करने पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं
उन्होंने क्या किया, एक फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल, जो कि बहुत सारे एटम से मिलकर बना था, और उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, इसके ऊपर स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल, और ये क्या था, गोल्ड फॉयल था। फॉयल क्यों लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था जो गोल्ड का फॉयल है वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा अल्फा रेज के ऊपर, इसलिए उन्होंने बहुत ही थिन फॉयल लिया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट जब किया गया उस टाइम पे रिजल्ट में देखा गया कि कुछ तो रेज सीधी निकल गई, कुछ रेज जो है क्या हुई, वो डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा डेविएट हुई, कुछ रेस क्या हो गई, वो वापस आ गई। ठीक है, तो इसमें जब देखा गया, इनका रेशोज देखा गया, तो देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा रेज जो थी, अल्फा पार्टिकल्स जो थे, वो क्या हो गए, स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वो डेविएट हुए अपने पास से थोड़ा सा क्या हुए, चेंज किया उन्होंने अपने पाथ को, और बहुत ही रेयर अमाउंट में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वापस आए, बाउंस बैक हुए। ठीक है, तो इस पे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, उसको आज हम देख रहे हैं। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एग्जामिन किया इसको, कि on the basis of his alpha particle scattering experiment, Rutherford stated that, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताई कि there is positively charged center in an atom called nucleus। उन्होंने क्या कहा कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, नियरली ऑल ऑफ मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या कहा, जो ज्यादातर जो मास है पूरे एटम का वो कहाँ स्थिर है, वो है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बात की उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और क्या बताया, थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल रिलेटिवली टू द साइज ऑफ द एटम। अगर हम एटम से कंपेयर करें साइज जो न्यूक्लियस का है, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और वहां पे क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, कुछ कमियां भी थी उनके कथन में, उनके कहने में। वो क्या थी उसको भी आज हम समझ रहे हैं। ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने जो है एटम्स कैसे स्टेबल हैं, अपने ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन्होंने उसकी स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन किया। हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो उस टाइम पे क्या चाहिए, वो एवरी पॉइंट पे क्या करेगा, वो एक्सलरेट होता रहता है, और एक्सलरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी एवरी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं।
ऐसे करते करते क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी और वो जाके क्या करेंगे, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। बट उन्होंने इस चीज को डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बोला जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स राउंड लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कैसे लगा रहे हैं, जबकि हम सपोज कर रहे हैं कि एटम्स क्या है, स्टेबल हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस। उन्होंने ये डिफाइन नहीं कर पाए वो कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं और फॉल कैसे नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर अगर उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो। थर्ड पॉइंट क्या था, डिड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एनर्जी सोर्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है कि वो कंटिन्यूअसली क्या कर पा रहे हैं, रिवॉल्व करवा रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको कि डिफाइन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, और ये उनके क्या बन गए, ड्रॉबैक्स बन गए, कमियां बन गए। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बाद एक साइंटिस्ट नील बोहर, उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ उन्होंने डिफाइन किया, और वो जो डिफाइन किया उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया बोहर मॉडल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है। तो नील बोहर ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने क्या कहा कि वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या डिफाइन की, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन्होंने डिफाइन किया जो वो सर्कुलर ऑर्बिट था उसको उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उस स्पेशल ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, या तो डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है या फिर सेल्स भी हम उसे कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें वो क्या है, द एनर्जीज ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट आर फिक्स्ड एंड देयरफॉर these are called stationary states और energy level और shells। क्या कहा उन्होंने, डिफाइन किया अब जो ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ, जिस ऑर्बिट को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उस ऑर्बिट को उन्होंने डिफाइन किया है कि जो वो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है। और उन्होंने उस ऑर्बिट को क्या कहा, सेल कहा। ठीक है। ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, एनर्जीज क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, और उन्होंने क्या कहा, देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स उसको कहा जाता है, और क्या होता है, और एनर्जी लेवल्स और सेल्स, और उनको हम एनर्जी लेवल या फिर सेल भी कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है, आर डिजाइनेटेड बाय KLMN, और उनको जो सेल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका होता है, उसको हम नाम देते हैं KLMN ऐसे। ठीक है। और या फिर हम उसको नंबर्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या कहेंगे हम, कि जो फर्स्ट सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, n = 1 कहेंगे, सेकेंड सेल को 2 कहेंगे, थर्ड सेल को 3 कहेंगे, एंड फर्दर ऑन कहेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन इट्स डिस्क्रीट फिक्स्ड एनर्जी लेवल और शेल, इट डज नॉट लूज एनर्जी। क्या कहा जा रहा है, जब इन सेल्स में और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो उनका एनर्जी होता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्सॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, जो एनर्जी है वो एमिट होती है, एमिट मतलब निकलती है या फिर एब्सॉर्ब होती है। किसके थ्रू एब्सॉर्ब होती है, एटम के थ्रू ओनली। कब होती है, when an electron moves from one orbit to another। कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव करें, कहां से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, तब क्या होता है, एटम का एनर्जी लूज होगा या फिर एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स किसके थ्रू कहे गए थे, बोहर मॉडल में कहे गए थे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा था ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, कि जो एटम होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, उन्होंने सपोज किया था, ये बात सही थी, बट वो डिफाइन नहीं कर पाए थे कि अगर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती रहेगी, खर्च होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस में घुस जाएंगे। बट यहाँ पे बोहर ने डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं उनमें एक खासियत होती है कि वो क्या रहते हैं, वहां पे एनर्जी फिक्स्ड रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई एनर्जी अपना लूज नहीं करते हैं, और जब वो लूज नहीं करेंगे अपनी एनर्जी तो वो क्या करेंगे, उनका एनर्जी स्टेबल रहेगा, और जो होल एटम होगा वो क्या होगा, एज अ स्टेबिलिटी उनमें शो होगा। ठीक है, तो यही था मेन एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो bye everyone and wait for the next video.